हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी लोगों पर बन रहे और सदैव आप और आपका परिवार स्वस्थ और निरोगी रहे। आखिरी आयुर्वेद कोचिंग में आप सभी का मैं डॉक्टर पुष्पन लोधी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अपन ने पढ़ लिया है, रसायन चिकित्सा का पहला चैप्टर पूरा हो चुका है। अभी सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बाजीगण चिकित्सा। बाजीगण चिकित्सा में चार पाद हैं या चार चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर का नाम है संयोग सरमूली अध्याय, दूसरा आसिक्त क्षीरिका अध्याय, तीसरा मांस पर्ण भृत्य अध्याय, चौथा पुमान जात बलादिक। ठीक है। यूजी में इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बाजीगण चिकित्सा का वर्णन कीजिए। तो बाजीगण चिकित्सा का अपन वर्णन इस तरह से ये पूरा शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं कि कैसा क्या वर्णन किया जाता है। दूसरा ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट में, संयोग सरमूली अध्याय का वर्णन कीजिए, आसिक्त क्षीर अध्याय का वर्णन कीजिए, मांस पर्ण भृत्य के 15 अध्यायों का 15 योगों का वर्णन कीजिए और पुमान जात बलादि के 12 योगों का वर्णन कीजिए। इस तरह से ये वाजीकरण चिकित्सा के ऊपर एक यूजी में शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसको पहले हमें ये देखना है कि वाजीकरण चिकित्सा के जो 4 अध्याय हैं, इन 4 अध्याय के 4 नाम याद होने चाहिए। पहला संयोग सरमूल्य अध्याय, दूसरा आसित्य क्षीर अध्याय, तीसरा मास पर्ण भृत्य अध्याय और चौथा पुमान जात फलादिक अध्याय। ठीक है। इसको कैसे ऐसा कर रहे हैं, इसमें एक वर्ड अब देखना, संयोग में एक आता है एस, आसित्य में आता है ए, ठीक है, मास पढ़ने में आता है एम और पुमान जात में आता है पू। तो एक शब्द बनता है इससे सेम पू, SAMPU, शैम्पू, इससे बनता है शैम्पू। तो संयोग सरमूल्य अध्याय में कितने चैप्टर हैं, सॉरी कितने योग हैं? इसमें 15 योगों का वर्णन आया है। तो सबसे पहले आता है वृणन गुटिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी टिप्पणी लिखने को आ सकती है कि वृणन गुटिका पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है। उसके बाद इसमें आते हैं 4 वृषरस, वृष महायोग, बाजीकरण पिंडरस और बाजीकरण घृत। साथ में एक चीज हमें ये ध्यान रखना है कि ये यूजी के साथ साथ पीजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजी में क्वेश्चन आ जाता है कि वृहन गुटिका का वर्णन बाजीकरण के किस अध्याय में वर्णन किया गया है या बाजीकरण घृत का वर्णन किस पाद में किया गया है। ठीक है। उसी प्रकार आता है आसिक्त क्षीर अध्याय। आसिक्त क्षीर, क्षीर वर्ड यहाँ पकड़ना है, क्षीर। ठीक है। तो आपने चरक में पढ़ा होगा, पढ़ेंगे या पढ़ा होगा कि क्षीर का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो ये 8 आसित क्षीर मतलब 8 योग इसमें वर्णन है। ठीक है। संयोग और मास प्रणवेद में 15-15 है, तो 15-8-15। पुमान जात, पुमान जात में अपने आते हैं 12। ठीक है। तो पुमान जात के 12 ये अध्याय 12 योगों का नाम कैसे याद रखेंगे? पुमान मतलब एक प्रकार से पुमान जात बाल, बला, इसको बालक से कर सकते हैं अपन कि बालक। तो बालक कितने हो सकते हैं? एक हो या दो हो। बालक कितने हो अपने? एक हो या दो हो। इस प्रकार से ये 12 बालक नहीं होने चाहिए, एक बालक होने चाहिए या दो बालक। तो इस प्रकार 12। तो 15-8-15-12 ये इस तरह से रटना है कि कोई यदि आपसे रात में नींद में उठा के पूछे कि मास पढ़ने व्यक्ति अध्याय कितने होते हैं, तो 15-8-15-12। तो 15 ऐसे MPU शैम्पू 15-8-15-12। ठीक है। वर्णन गुटी का वर्णन किसमें आया? संयोग सरमूल्य अध्याय में आया है। इसमें 4 वृश्च राशि योगों का वर्णन आया है। खास तौर पर बाजीगण घृत का अच्छे से याद रखना, तो ये इंपॉर्टेंट अपना बाजीगण घृत। दूसरा अपना आसित क्षीरी अध्याय में, इसमें आता अपत्यकर स्वरस आता है, फिर अपत्यकर क्षीर आता है और फिर अपत्यकर घृत आता है। अभी आप देखना, पहले स्वरस होता है थोड़ा सा थिन, पतला, फिर उससे थोड़ा सा गाढ़ा क्या होता है? दूध, और क्षीर मतलब, फिर उससे ज्यादा गाढ़ा होता है घृत। तो ये क्रम है, ये क्रम है, ऊपर से नीचे आना है। ये क्रम क्या? ऊपर से
एक नीचे आ रहा है अपनी सांद्रता को बताते हुए, स्वरस क्षीर घृत। और ये कहाँ से स्वरस हो रहा है? अपत्य क्षीर से। क्षीर में क्षीर नहीं है, क्षीर से स्वरस है। आप ध्यान रखना, ये आप और अपत्य, आ से ही अपत्य की शुरुआत हो रही है। अपत्य की शुरुआत कहाँ से हो रही है? असिक्त क्षीर से, संयोग से नहीं हो रही है। तो सबसे पहले स्वरस क्षीर और घृत। दूसरा इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है, इसको कंफ्यूज कहाँ करता है ये अपने लिए? ये यहाँ पे ये ब्रस्य है, ब्रस्य क्षीर, ब्रस्य घृत, ब्रस्य दधिसार और ब्रस्य कुपिलिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका वर्णन कहाँ आया है। ब्रस्य क्षीर, ब्रस्य घृत, ब्रस्य दधि, ब्रस्य कुपिलिका। याद कैसे रखोगे? पहला आता है स्वरस, लेकिन वो कौन सा? अपत्यकर स्वरस। तो स्वरस से ज्यादा क्षीर, क्षीर से ज्यादा घृत, और इन सब के बीच में दधी। और इन सबको कौन खा रहा है? ये खाते किससे है? कुपली का मतलब पुड़ी से। इन सबको अपन कैसे खाते हैं? दही को पुड़ी के साथ, दही पुड़ी अपन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा अपना आता है मांस परिवृत्ति अध्याय। मांस परिवृत्ति अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 15 योगों का वर्णन है। इसमें क्षीर, अपत्यकर क्षीर, ऊपर से नीचे क्षीर आ रहा। अपत्यकर यहाँ पे है, ब्रस्य यहाँ पे है। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा आता है? ब्रस्य मधुक योग। ब्रस्य मधुक योग क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि मधु का वर्णन रसायन चिकित्सा में भी आया है और भाजीगण में भी आया है। पीजी में क्वेश्चन उठा लेंगे कि किस द्रव्य का वर्णन रसायन और भाजीगण दोनों में आया है। ठीक है। आपको हवा भी नहीं लगेगी कि मधु का वर्णन दोनों जगह से आया है। आंवला आंवला सब देखेंगे, मधु भी यहाँ आया है। ठीक है। अपत्यकर क्षीर जनन योग। फिर इसके बाद पुमान जात बल आदि के मतलब बार वाला कितने होने चाहिए? एक होने चाहिए या फिर अपने दो होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद अपना आता है ब्रस्य गुट्टिका, ब्रस्य उत्कारिका, सॉरी ब्रस्य उत्कारिका, माहेश रस और मछली। तो ब्रस्य उत्कारिका पुमान जात बालकों को क्या है? अपत्यकर घृत, माहेश रस, घृत भ्रष्ट मछली। आखिरी में घी मछली खा रहे हैं। अपन बोलते हैं मच्छी फ्राई, मच्छी फ्राई। तो ये मच्छी फ्राई कैसे है? तेल में, नहीं है घी में। और ये घी में कब करते हैं? जब तेल खत्म हो जाता है, आखिरी में अपन क्या करते हैं? अब घी से मच्छी फ्राई करके खाते हैं। ऐसा मान सकते हैं जो भी खाते हो। ठीक है। उसके बाद माहेश रस में इसमें आता, उत्कारिका में आता। तो ये हो गया बाजीकरण के सेकंड चैप्टर के 4 अध्यायों के 50 योगों का वर्णन। इसमें कुल कितने योग आया है? 50 योग। बहुत अच्छे से याद रखना, पीजी में बनेगा क्वेश्चन या यूजी का क्वेश्चन है ये, कि बाजीकरण चिकित्सा अध्याय में कितने योगों का वर्णन है? तो कितने? 50 है। ये पीजी का क्वेश्चन नहीं है, यूजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद 15, 8, 15 और 12। तो ये बाजीकरण चैप्टर सेकंड का अपन ने पूरा बता दिया है। अभी अब शुरू होता है यहाँ से अपना चैप्टर। ठीक है। ये बच्चों अच्छे से याद रखना है अपने लिए सभी को। आपको ये कंठस्थ याद रखना। कभी भी मैं पूछ सकता हूँ ये इसमें से कुछ भी उठा के। अपत्यकृत घृत, अपत्यकृत क्षीर, अपत्य सरस, अपत्यकृत गुटिका का वर्णन कहाँ आया है? पांचकरण घृत का वर्णन कहाँ आया है? ब्रस्य दधिसार का वर्णन कहाँ आया है? पुप्तिका योग का वर्णन कहाँ है? मुलेठी का वर्णन रसायन बाजीकरण दोनों चिकित्सा में है, और घृत भ्रष्ट मत्स्य चिकित्सा वर्णन यहीं पे। ठीक है। चलो शुरू करते हैं द्वितीय चैप्टर बाजीगण अध्याय का प्रथम पाठ, संयोग सरमूलीय अध्याय जिसको बोलते हैं। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी चीज अपन पढ़ते हैं। छोटी सी चीज क्या है? बाजीगण सेवन की आयु। ये पीजी में बहुत इंपॉर्टेंट, पीजी में से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चरक के अनुसार बाजीगण सेवन की आयु क्या है? 16, 70, 25, 80। ठीक है। तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चरक पहले आते हैं, सुश्रुत बाद में आते हैं। तो चरक ने पहले से शुरू कर दिया। पहले का मतलब 16 से 70 बस। ठीक है। सुश्रुत ने 10 साल बाद की शुरुआत की है। 10 साल बाद शुरुआत मतलब क्या है? 25 से 80। 16 और 10 26, 26 नहीं है तो 25, 70 और 10 80। तीसरा आता है बाघभट्ट। बाघभट्ट इन दोनों के बीच में आता है।
तो चरक को भी लेके चलते हैं, सुश्रुत को भी ले चलते। अब यहाँ सामंजस्य बैठाने के लिए भागवत जी ने क्या किया, उन्होंने दोनों के बीच में ले लिया। दोनों बीच को मतलब क्या, 20 वर्ष ले लिया, लेकिन उन्हें अंतिम नहीं बताया। स्टार्टिंग तो बता दी, शुरुआत वाजिगण शुरुआत कब से करना है, लेकिन कब तक करना है ये उन्होंने कोई वर्णन नहीं किया। एक बार पीजी में क्वेश्चन आया था, एक ही बार आया है, क्षेम केतु हल के अनुसार वाजिगण सेवन की आयु क्या है, 16 वर्ष है। ये रट लेना, ये ग्रंथ है एक, इसको हमें पढ़ना नहीं है, बस एक बार रटना है इसकी। क्षेम केतु हल के अनुसार वाजिगण की आयु कितनी होती है, 16 वर्ष, खत्म। ठीक है, अभी वही हमने आपको ट्रिक बताई थी, SAMPU, SAMPU, शैम्पू, 15, 8, 15 और 12। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम क्या है, संयोग सर मूली अध्याय वाजिगण छिंदवाड़ा। ठीक है, पहला वाजिगण की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, वाजिगण की आवश्यकता क्यों है, तो वाजिगण को क्या बोला गया है, पुत्र से आयतन, पुत्र का आयतन अपत्य नहीं है। अच्छे से याद रखना, पीजी में पूछते हैं वाजीकरण का, सॉरी, पुत्र से आयतन किसके लिए बोला गया है, तो वाजीगण के लिए बोला गया है, अपत्य के लिए बोला गया, बट ये अपत्य मार्ग नहीं है, ये वाजीगण के लिए पुत्र से आयतन। पुत्र से आयतन में कौन कौन सी 4 चीजें होती हैं, धर्म, अर्थ, प्रीति और यश, ये 4 चीजें ये पुत्र से आयतन के अंतर्गत आती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, धर्म, अर्थ, प्रीति, काम। ठीक है, ये जो चीज होती है ये पुत्र के, पुत्र से आयतन होती है, धर्म, अर्थ, प्रीति और यश। ठीक है, सॉरी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ होते हैं 4। ठीक है, पुरुषार्थ बता दिया था, सॉरी। लेकिन यहाँ अपन पढ़ रहे हैं पुत्र से आयतन, पुत्र से आयतन मतलब धर्म, अर्थ, प्रीति और यश। प्रीति को जब यश मिला, कब मिला, जब उसके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो गई प्रीति को, तब उसको यश मिला। तो पुत्र से आयतन में धर्म, अर्थ, प्रीति और यश, और वाजीकरण का आयतन क्या है, पुत्र से आयतन। ये यूजी के हिसाब से अपन को अच्छे से याद रखना, और खासतौर पे पीजी में भी इसको याद रखना। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं आएगा डिटेल में कि यूजी में कि पहला, हाँ बस ये लिख सकते हैं, संयोग सरमूल्य अध्याय का वर्णन कीजिए, तो थोड़ा जो अपन ने बताया है योगों का वो लिख दो कि उससे भी आपको पर्याप्त नंबर मिलेंगे। ठीक है, वाजीकरण चिकित्सा संबंध में सामान्य विचार। ठीक है, सबके अपने अपने विचार होते हैं, तो छोड़ो। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं श्रेष्ठ वाजीकरण क्या है। श्रेष्ठ वाजीकरण क्या है, तो बच्चों श्रेष्ठ स्त्री जो होती है श्रेष्ठ वाजीकरण, श्रेष्ठ वाजीकरण कौन है, स्त्री। लेकिन स्त्री कैसी होनी चाहिए, सुरूप, रूपवान होनी चाहिए, यौवन अवस्था होनी चाहिए, लक्षण होने चाहिए अच्छे, विभूषित होने चाहिए, वश्यता मतलब आपके बस में होनी चाहिए, शिक्षिता होना चाहिए। शिक्षिता का मतलब ऐसा नहीं है आज के समय में ये पढ़ाई लिखाई से संबंध नहीं है शिक्षा। शिक्षिता का मतलब है पहले जो 64 कलाओं से युक्त हो उसको शिक्षिता बोलते हैं। ठीक है, तो शिक्षित होना चाहिए, रूपवान होना चाहिए, यौवन अवस्था होना चाहिए, लक्षण होना चाहिए, विभूषित होना चाहिए, और बस से होना चाहिए, आपके बस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके बस में ना हो, शिक्षिता होना चाहिए। ये सब होती है श्रेष्ठ वाजिका या श्रेष्ठ स्त्री के गुण। ठीक है, दूसरा इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, वाजीकरण आग्रह, वाजीकरण आग्रह में कौन है, अभी अपन ने वजह श्रेष्ठ। तो स्त्री क्या है, प्राहर्षणी होती है, आपको हर्षण उत्पन्न करती, मतलब एक प्रकार की खुशी देने वाली होती है स्त्री, इसलिए उसको श्रेष्ठ वाजीकरण बोला गया है। ठीक है, धर्म, अर्थ, स्त्रीसु लक्ष्मी, ये धर्म अर्थ सब किसके अधीन होते हैं, ये सब स्त्री के अधीन होते हैं। ठीक है, बिना स्त्री के ना तो धर्म मिलेगा ना आपको लक्ष्मी मिलेगी। ठीक है, तो श्रेष्ठ बाजीगण कौन है, स्त्री। स्त्री में कौन से, रूप, यौवन, लक्षण, विभूषित। इसको याद रखना है यूजी के लेवल से कि टिप्पणी लिखने को आ सकती है, श्रेष्ठ बाजीगण कौन है, तो या स्त्री श्रेष्ठ बाजीगण है, उसके बाद टिप्पणी लिखो। तो इतना सारा श्लोक याद नहीं रखना, ये आप हिंदी में पढ़ लेना। इसको पढ़ने से आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा कि हमें कैसा क्या लिखना है, सब समझ में जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना।
उसके बाद अभी अपन पढ़ते हैं स्त्रियों के प्रति लोग में भिन्न रुचि। ये पूरा पढ़ लेना, कुछ नहीं है इसमें, आप पढ़ लोगे आपको बहुत समझ में आएगा, कुछ कठिन नहीं, ठीक है। हिंदी पढ़ना, संस्कृत इसको याद नहीं करना, ना संस्कृत उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अपना आता सहवास के योग्य स्त्री। सहवास की योग्य स्त्री में अतुल्य गोत्र होने चाहिए, ठीक है। अतुल्य गोत्र क्यों होने चाहिए? क्योंकि जो जेनेटिकल जो बीमारियां होती हैं वो ट्रांसफ्यूजन ना हो, इसलिए अतुल्य गोत्र होने चाहिए। हमारा शास्त्र बहुत दिव्य दृष्टि वाला था, उसको पहले से पता था कि एक ही परिवार या एक गोत्र में विवाह होने के बाद जो संतान उत्पन्न होती है, तो जो कुछ जेनेटिक डिसीज होती हैं वो कैरियर करके दूसरे आने वाली संतान में भी आ सकती है, इसलिए उन्होंने बोल दिया है अतुल्य गोत्र। इसलिए क्या स्त्री योग कौन सी सहवास की योग है? अतुल्य गोत्र होने चाहिए आपकी। दूसरी वृश्य होने चाहिए, प्राहषण जो उत्पन्न करे, निरोग उपद्रव्य, कोई भी उपद्रव्य युक्त नहीं होने चाहिए, मतलब व्याधि रहित होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शुद्ध स्नाता होना चाहिए, ठीक है। ये 5 चीजें सहवास योग्य स्त्री की याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अतुल्य गोत्र, भ्रष्टता, प्राहषण, निरुक्त, शुद्ध स्नाता। ये इसलिए याद करा रहे हैं क्योंकि इससे पीछे में क्वेश्चन बन सकता है कि सहवास की योग्य स्त्री कौन सी नहीं है, शुद्ध स्नाता, अशुद्ध स्नाता। समझ में नहीं आएगा शुद्ध है अशुद्ध है, इसलिए अच्छे से याद रखना, ठीक है। और इसको एक बार पढ़ोगे यूजी में आप आसानी से बहुत इजीली इस पर टिप्पणी ले सकते हैं, श्रेष्ठ वाचक स्त्री में ये सब आ जाएगा आपका। चलो अब एक अच्छी चीज आती है। अच्छी चीज क्या आती है? निसंतान पुरुष की निंदा। जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते ना, उन पुरुषों की तुलना कैसे की गई है? उन पुरुषों की तुलना कैसे की गई है? अच्छाया एक शाखाए, अच्छाया एक शाखाश्च निष्फला, ठीक है, यथा ध्रुव, ठीक है, अनिष्ट गंधस्य निर निरपथ्य तथा निरपत्यस्तथा नरा, ठीक है। तो अच्छी छाया मतलब ऐसा वृक्ष जो आपको छाया ना देता हो, ठीक है, छाया रहित पेड़ होता है उसको अच्छाया, ठीक है। एक शाखा वृक्ष मतलब जिस वृक्ष की मात्र एक ही शाखा हो, वो आपको ना तो अच्छे शाखा दे पाएगा ना आप कुछ दे पाएगा, ठीक है। निष्फला, निष्फला मतलब जिसमें फल ही नहीं आते हो, ठीक है। यथार्थम, ठीक है। और अनिष्ट गंध, जो दुर्गंध से युक्त वृक्ष के समान हो, ऐसे निसंतान पुरुष की निंदा, या ऐसे वृक्ष से उसकी तुलना की गई है। निसंतान पुरुष की ऐसे वृक्ष से तुलना की गई है जिसमें एक शाखा हो, जो किसी को छाया ना दे सको, जो किसी को फल ना दे सको, जिस वृक्ष से अनिष्ट गंध आती है, उसको अपन उसकी तुलना निसंतान पुरुष से की गई है, ठीक है। उसके बाद और तुलना तो आचार्यों ने भर भर के करी, ठीक है। ये एक तुलना हुई, नीचे और निंदा करी है, कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने, अच्छे से करी है, ठीक है। तो इसके बाद आता है चित्रदीप, ठीक है। क्या है ये? चित्रदीप। सर सरा शुष्कम अधातु धातु सन्निभम निष्प्रजा तृण कुलिति मंतव्य पुरुषाकृति, ठीक है। भर भर के तारीफ करी है भाई साहब, संतानहीन पुरुष की भर भर के तारीफ करी है। कह रहा क्या है? चित्रदीप, आप दीवालों में देखते हैं चित्र लगा हुआ दीपक का, उससे कोई रोशनी नहीं होती है, ठीक है, प्रकाशहीन होता है, ठीक है। सार शुष्क, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज है। ये सार मतलब होता है तालाब, और शुष्क वर्ड मतलब सूखा हुआ तालाब, जो एक सूखा हुआ तालाब किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, ठीक है। उसी प्रकार अधातु, अधातुर धातु सन्निवय, जो अधातु होते हुए भी अपने आप को धातु युक्त दिखाई देते हैं, ठीक है। जो पुरुष की आकृति का बनाया हुआ खिलौना सादृश्य होता है, ठीक है, पुरुष आकृति। आप देखना खेतों में ये पक्षियों को भगाने के लिए
पुरुष की आकृति के जरा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। सॉरी बच्चों। तो कहाँ थे हम संतानहीन पुरुष की जो भर भर के तुलना की गई है, हम उसकी बता रहे हैं कि एक जो दीवार पे लगा हुआ है चित्र, उससे कोई प्रकाश नहीं होता है। सूखी हुई तालाब किसी व्यक्ति प्यास नहीं बुझा सकता है। जो धातु युक्त अधातु होते हुए भी अपने आप को धातु युक्त समझता है, ठीक है। और जो खेतों में जो पक्षियों को भगाने के लिए जो पुतले लगा देते हैं, उस तरह से इन्होंने भर भर के तुलना कर दी गई है, ठीक है, संतानहीन पुरुष की। क्वेश्चन बन सकता है कि चित्रदीप किसके लिए कल्पना की गई, मतलब किससे निंदा की गई है, ऐसा बना सकते हैं। तो पढ़ लेना एक बार, ठीक है। संतानहीन के अन्य स्वरूप पढ़ना है। वही संतानहीन जो पुरुष होता है, आप जानते हैं, जिसके यहाँ बच्चे नहीं होते, जो प्रतिष्ठा से रहित होता है, ठीक है, वस्त्र रहित नग्न होता है, शून्य होता है, एक इंद्रियों के समान निष्क्रिय होता है, ठीक है। तो अप्रतिष्ठा युक्त होता है, नग्न होता है, शून्य एक इंद्रिय है, ये बोला गया है, ठीक है। अब ये तो कर दी संतानहीन पुरुष की निंदा, लेकिन अब यहाँ संतान युक्त की भी बहुत भर भर के तारीफ करी, जिनके यहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, की भर भर के तारीफ करी है चरक जी ने। क्या लिखा है? बहुमूर्ते, बहुमूर्ते बहुमुखो, बहुव्यूहु बहुक्रिया, ठीक है, बहुचक्षु बहुज्ञान, बहुरात्मा बहुप्रजा। बच्चों एक बार बहु और आत्मा लिखा गया था, ये बीएचयू का क्वेश्चन है, पीजी का, कि बहुरात्मा किसके लिए बोला गया है। तो ये समझ में नहीं आया था लोगों को, ये कहाँ से उठाया कि बहुरात्मा। तो बहुरात्मा का मतलब क्या है? जिसकी बहुत सारी आत्मा है। बहुत सारी आत्मा मतलब एक व्यक्ति है, उसके बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये बहुत सारी उसकी आत्मा हो गई। बहुमूर्ति, वो बहुत सारे उसके मूर्ति, बहुत सारे मुख हो गए उसके, बहुव्यूह हो गए, और ये बहुक्रिया करने योग्य हो गया, ठीक है। जिस जिस पुरुष की अनेक संतान होती हैं, वह पुरुष अनेक मूर्तिवान होता है, ठीक है, अनेक शरीर वाला होता है, बहुत सारे कार्य करने वाला होता है, बहुत आंखें वाले होती हैं होने होता है, बहुत ज्ञान वाला होता है, ठीक है। मतलब जिसके यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत सारे मुख हो जाते हैं, बहुत सारी क्रियाएं कर सकते हैं, बहुत सारे आंखें हो जाती हैं उनकी, बहुत सारा ज्ञान मिलता है उनको, बहुर आत्मा हो जाती है, और बहुप्रजा, ठीक है, बहुप्रजा मतलब बहुत सारे बच्चे हो गए, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना, बहुर आत्मा बीएचयू में पूछा गया है, शायद 2014 का क्वेश्चन है बीएचयू का, ठीक है। बहुराधा पूछ गया है, अब हो सक रहा है बहुव्यूह पूछे, लोगों को हवा भी नहीं लगेगी कहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखना, इस लाइन को जरूर याद रखना। ये 19 नंबर की कोटेशन आपको पीजी में पूछ सकते हैं, और इसको रट लेना, पीजी में नहीं तो यूजी में इसको लिखना ही लिखना, ठीक है। मैं बहुत कम कोटेशन याद कराता हूँ, लेकिन जो कराता हूँ बहुत सटीक कोटेशन याद कराता हूँ, इस कोटेशन को आपको याद रखना, ठीक है, और मैं इसको पूछूंगा जरूर आपसे, ठीक है। उसके बाद ये सब छोड़ो, कुछ नहीं, संतान के लाभ आ जाते हैं। संतान के लाभ क्या आते हैं? प्रीति बल सुख वृत्ति विस्तारो विपुल कुलम यशो लोका सुखादे दृष्टि, ये सब 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 मन से लिखना है। क्या लिखना है?
मानसिक सुख मिलता है, ये पता है। जिसके यहाँ बच्चे होते तो कितना खुश होता है, उसका परिवार बहुत खुश होता है। छोटा बच्चा यदि किसी परिवार में है तो आप देखना उस परिवार में कितनी खुशियां रहती है। ठीक है। जीवेदास वंश विस्तार महान यश सब कुछ मिलता है। ठीक है। समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। ये भर भर के तारीफ करी है जिनके यहाँ बच्चे हुए हैं। ठीक है। जिनके यहाँ नहीं हुए हैं उनके यहाँ भी अच्छे से भर भर के तारीफ करती है। ठीक है। बाजीकरण की आवश्यकता। ठीक है। बाजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पुत्र पुत्री की इच्छा जिसको होती है उसके लिए बाजीकरण का निर्माण किया गया है। पढ़ लेना, कुछ नहीं। ठीक है। बाजीकरण युगों को उपदेश छोड़ो। चलो अब कहानी शुरू होती है। पहली पहली कौन सी है? ब्रहण गुटिका। है अच्छा। ये एक बार टिप्पणी में ही पूछी गई है यूजी में। अच्छा याद आया मुझे, एक बार यूजी में टिप्पणी पूछी गई ब्रहण गुटिका पे। हम लोगों के टाइम पे आई थी शायद ये ब्रहण गुटिका पर टिप्पणी लिखी। इतना बड़ा श्लोक तो हम लोगों को किसी को याद नहीं होना था। ठीक है। तो लिख रहा कि ये पहले पाद में वर्णन किया गया है। पहले पाद का पहला योग है और इसमें बहुत सारे योगों का वर्णन, इसमें बहुत सारी औषधियां डाली गई। सरसारमूली कांड है इसलिए इसको सरसारमूली यहाँ पे इसे संयोग भी आया है। ठीक है। सरमूली अध्याय का वर्णन आया तो यहीं से शब्द उठा है। ठीक है। इतना याद रखना है, इसमें गाय का दूध डालती है। ठीक है। बस इतना याद रखो। पीजी में ये पूछ सकते हैं, गाय का दूध डाल सकते हैं। यूजी में आपको थोड़ा सा ये श्लोक याद रखना है। श्लोक में कुछ लाइन याद रख सकते हैं और बाकी कुछ कुछ ये शब्द याद रख सकते हैं। ठीक है। बाकी आप मन से लिखो, किसी को त्याग नहीं रहता है। पहली चीज। ठीक है। दूसरा योग आता है बाजीकरण घृत। जो हमने बोला था कि बाजीकरण घृत पूछ सकते हैं। बाजीकरण घृत का वर्णन किस अध्याय में वर्णन किया गया? ठीक है। तो यही आया है। ठीक है। तो बाजीकरण क्या है, घृत क्या है? जो अक्षय शुक्र की प्राप्ति करना चाह रहे हैं उनको बाजीगण घृत का बना के दो। ठीक है। ये पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कोटेशन लिखी आ सकती है। छेद शुक्रम से फस्या, ये किसके लिए बोली? तो बाजीगण घृत के लिए बोली। अभी और आएगा, बहुत कंफ्यूज हो गया बच्चों। अभी अच्छे से याद रखना है ये किसके लिए। छेद क्षयम शुक्रम से फस्युतम बलम। ठीक है। ये वाजिकरण घृत के लिए बोला गया है। इस घृत में एक क्वेश्चन पूछ लिया था, किसी को पता भी नहीं था कि कहाँ से उठा लिया। ये क्वेश्चन क्या पूछा था इन लोगों ने? वाजीकरण घृत कब सेवन करना चाहिए? अब ये समझ में नहीं आ रहा वाजीकरण घृत कब सेवन करना चाहिए। तो वाजीकरण घृत का सेवन भोजन करने से पहले करें। पीजी में एक बार पूछा, रात्रि में नहीं बोला गया, रात्रि शब्द ही नहीं है, भोजन के पहले। अब ये सुबह हो सकता है और शाम को हो सकता है। ठीक है। बाजीगण पिंडरस, यहाँ चार पिंडरसों का वर्णन, पांच छह पिंडरसों का वर्णन आया है। ठीक है। तो पिंडरस कितने होते हैं? चार प्रकार के पिंडरसों का वर्णन आया है। ये चार प्रकार के पिंडरस कौन कौन से होते हैं? मोर का, तीतर का, हंस का, और एक और कहाँ गया? मुर्गे का कहाँ गया? ये मुर्गे का, ये मुर्गे का पिंडरस। इस प्रकार के चार प्रकार के पिंडरसों का वर्णन आया है। ठीक है। ये चार प्रकार का पिंडरस इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये आपको याद रखना है। पूछेंगे कि किस पिंडरस है किसका। इसी प्रकार का मोर, तितर, हंस। ठीक है। मुर्गा, मोर, तितर, हंस। मुर्गा, मोर, तितर, हंस। मुर्गा मासा मोर, तितर, हंस। इसी क्रम में याद रखना। कोई भी आपको रात में 2 बजे उठा के पूछे पांच मिनट पिंडरस कौन कौन? मोर, मुर्गा, तितर, हंस। कौन से? मोर, मुर्गा, तीतर, हंस। यहाँ तक बच्चों सबको समझ में आ रहा है? कुछ यदि कंफ्यूज हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या
जो हमारा ग्रुप है आगरे आयुर्वेद कोचिंग क्लासेस, उसमें भी आपको सब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं वृष माहिस रस। आए, अच्छा क्वेश्चन है, वृष माहिस रस का वर्णन कहाँ आया है? तो बाजीगण के पहले पाद में वृष माहिस रस का वर्णन आया है। ठीक है, वृष माहिस रस का मतलब क्या है? गाय का घी हो, उड़द की दाल हो और बकरे के अंडकोश हो, इन सबको भैंस के मांस रस में पकाएं। जब अच्छे से पक जाए तब कपड़े से छानकर गाय के घी में भूंज लें। तदनंतर उसमें निम्नलिखित द्रव्यों को स्वाद अनुसार डाल लें। ठीक है, और इससे क्या प्राप्त होती है आपको? माया से बल कारक, वीर वृद्धि, वीर वर्धक होता है, बल कारक होता है और शरीर को मोटा करने की रस्म उत्तम होता है। पूछ सकते हैं कि कौन सा वाजीकरण योग है जो शरीर को मोटा करने मतलब वृद्धन करने के लिए बोला गया है? तो ये वृद्धन कौन सा? मांस, मांस मतलब भैंस। तो भैंस भी पता है मोटी होती है, इसलिए इसका काम भी क्या होता है? मोटा करना। ठीक है, और ये रस उत्तम है। ये क्या होती है? रसों में उत्तम है और प्रणहन करती है। उसके बाद अपन आते हैं नीचे। ये आ गया, मैंने बोला ना, मोर मुर्गा हंस तीतर, मुर्गा मोर हंस तीतर, चार चीजें पढ़ी है मैंने। अभी चार ब्रश रस आ गए। चार ब्रश रस किस किस में आ जाए? चटक, तितर, कुक्कुट, बहन, हंस। ठीक है, चटक के मांस को तितर में, तितर के मांस को मुर्गे में, मुर्गे के मांस को हंस में और हंस के मांस को मार को चटक के मांस को तितर में, तितर के मांस को मुर्गे में, मुर्गे के मांस को मोर में, मांस मुर्गा मांस, और मोर के मांस को हंस में पकाएं। इसको एक ही चीज से याद करना है ना, गौतमु। एक बंदा गौतम नाम का लड़का है यार वहाँ। ठीक है, वो क्या मोर, उसके बाद दो अच्छी चीज है, एक तो उसका मोर है और दूसरा उसका हंस है। तो गौतमु में मुंह है, गौतमु में मुंह, मोह और हा मुंह। तो गो से हो जाएगा गौरैया, जिसको अपन चटक बोलते हैं। इसको तितर में पकाना है। ठीक है, उसके बाद गौरैया को किसमें? तीतर में, तीतर को मुर्गा में, मुर्गा को मोर में और मोर को हंस में। इस प्रकार से ये चार वृक्ष रस, और इनको सीक्वेंस में याद रखना। ऐसा नहीं करना है कि गौरैया या चटक को तुम मुर्गा में पका दो, ऐसा नहीं पकाना। ठीक है, जैसा पकाने को बोला गया वैसे पकाना। खास तौर पर एक चीज और बहुत अच्छे से याद रखना इस चीज के लिए, क्या याद रखना है? ये यथा सातम्य बोला गया है, मतलब जिस व्यक्ति को जो योग सातम्य हो वही योग दे। हर किसी को हर योग नहीं देना है। चार योगों का वर्णन है उसकी प्रकृति के अनुसार। ठीक है, उसकी वात पित्त कफ कौन सी प्रकृति है, उसके अनुसार उस मांस रस का सेवन कराना। ठीक है, तितर के मांस को मुर्गा में, मुर्गे के मांस को हंस में और मोर के मांस को हंस में पकाना है। ठीक है, इस प्रकार से यथा सातम पूछ सकते हैं, पीजी लेवल क्वेश्चन बना सकते हैं कि यथा सातम में शब्द किस के लिए बोला गया? तो ये यहीं पे आया, चार ब्रश रस के लिए। ठीक है, कौन सा? गौतमु, मुंह किसका है? गौतमु का। इसके बाद आ जाता है सेकंड, वृष चटक मास। वृष चटक मास क्या है? चकोर पक्षी जिसको बोलते हैं, गौरैया जिसको अपन बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छी होती है के खाने में। उसके बाद है, इसको खाने के बाद क्या पीना है? दूध पीना है। दूध किसका होना चाहिए? गाय का, गाय का, भैंस का, बकरी का। तो ये दूध किसका बोला गया है? गाय का। ब्रश से चटक मांस का प्रयोग करने के बाद किसका दूध पिया जाता है? गाय का। इससे क्या फायदा होती है? लिंग में शिथिलता नहीं आती है रात भर, और क्या शुक्र क्षय होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि कभी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रश से मांस मतलब उड़द, उड़द का प्रयोग भी बहुत भर भर के यहाँ पर आया है। 60 चावलों को रात में पर्याप्त मात्रा में घी में भिगो के फिर उड़द की दाल के साथ यूज
के साथ तृप्ति पूर्वक खाता है और उसके बाद जो दूध पीता है वह संपूर्ण रात्रि मैथुन के वेग से युक्त होकर हो जाता है, ठीक है, और सुप्रस्ताव नहीं होता है, ठीक है। तब पढ़ लेना, ऐसा ही कुछ खास नहीं। रस कुकुट मांस ये भी वही है, ठीक है, पढ़ लेना इसको। हाँ, ये आता है अपना रस से अंड रस, मुर्गा मोर हंस तीतर, याद आ रहा है। यहाँ मुर्गा मोर हंस तीतर है, ठीक है, क्या अंतर यहाँ, यहाँ आपका मुर्गा के अंडे, मोर के अंडे, मुर्गा मोर, हंस के अंडे, मुर्गा मोर हंस, लेकिन तीतर की जगह यहाँ मछली के अंडे आ गए, ठीक है। प्रस्य अंडोत्सव में प्रयोग किसका कौन क्या अलग है, तो यहाँ मछली के अंडे का यूज किया गया, ठीक है। तो मछली के अंडे, मुर्गे के अंडे, हंस के अंडे, मोरनी के अंडे, सीधा जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, मुर्गा मोर हंस तीतर, तो मुर्गा मोर हंस तक तो है, लेकिन तीतर की जगह मछली है, ठीक है। और यहाँ चटाखंड भी नहीं है ना, चटाखंड लगा दो, यूजी में पीजी में क्वेश्चन वाला है कौन से व्यवस्था नहीं है, तो चटाखंड भी डाल जाए, मछली के अंडे भी आ जाए, तो आप यहाँ चटाखंड लगा दो, मछली के अंडा समझो, ठीक है। तो अंडे किसके, मछली के हैं, मछली के अंडे खाने से वृश्चित आती है, ठीक है। पता नहीं आती है क्या नहीं आती, ये तो नहीं पता, क्योंकि ये सब शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है तो कुछ गलत तो नहीं, लेकिन आती हो, इसलिए उन्होंने लिखा है। संशोधन के बाद वृश्च, हाँ, वृश्य योगों का वर्णन कब, वृश्य योगों का जो वर्णन किया गया है, इनको कब खिलाना है, कब पिलाना है। ऐसा नहीं कोई भी आया आपकी क्लिनिक में कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, तो आपने उठा के आप बाजीगर घर पे दे दिया, ये दे दिया, वो दे, नहीं, पहले उसका संशोधन कराओ, संशोधन में उसके पूरा पंचकर्म कराओ, उसके बाद उसको बाजीकरण घृत या बाजीकरण योग उसको देना चाहिए, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना, समझ में जाएगा आपको, ठीक है। चलो, पहले चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बस में आता है वीर पथ्य विवर्धनम और पुष्टि बल प्रदान, ठीक है। इसमें क्या आता है, पुष्टि बल प्रदान, चारों में अलग अलग शब्द आएंगे, हम आखिरी में सबसे पूछेंगे, एक एक से पूछेंगे कि पुष्टि बल प्रदान कहाँ आता है, और जो चार शब्द आएंगे वो कहाँ कहाँ आएंगे, तो ये वीर पथ्य विवर्धनम पुष्टि बल प्रदान, ठीक है, बाद से वीर, बाद से पुष्टि, बीपू, ठीक है। तो बीपू का वर्णन कहाँ है, पहले चैप्टर में, वीर अपथ्य, वीर अपत्य विवर्धना और पुष्टि बल प्रदान, ठीक है। ये पहला चैप्टर अपना खास समाप्त हो गया, इसमें अपन 15 वाजिकरण योगों का वर्णन कर चुके हैं। अब अपन सेकंड चैप्टर पर पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर में यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो 2 मिनट के लिए अपन रुक रहे हैं, आप हमें बता सकते हो, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं वाजिकरण का द्वितीय पाद। बच्चों, द्वितीय पाद बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आसिक क्षीर अध्याय है। द्वितीय पाद का नाम क्या है, आसक्ति क्षीरिय, ठीक है। क्षीर कितने होते हैं, चरक ने अष्ट क्षीर का वर्णन किया है, इसलिए इसमें 8 योगों का वर्णन है। इसमें कितने, ये प्रकार नहीं है, 8 योग, क्षीर 8 प्रकार के होते हैं, इसलिए अष्ट क्षीर बोला गया है, इसलिए इसमें 8 योग है, ठीक है। कोरिलेट करना है, जरूर नहीं किसी से, आपको जिससे लगे, मुझे ये इजी लगा कि चरक ने वर्णन किया अष्ट क्षीर, तो इसमें 8 योग है, 15 8 15, ठीक है, और 12। इसमें आपको भर भर के चावल खिलाएंगे, ठीक है, बहुत से बच्चों को चावल पसंद भी होगा। चलो, पहला है अपत्यकारी षष्टी गुटी का, ज्यादा याद नहीं लेकर रखना है, सिर्फ इसमें क्या याद रखना है, ये बदर के तुल्य के समान है। षष्टी गुटी का बना रहे हैं, गुटी का मतलब होती है बटी, तो बटी किसी के समान तो बनानी पड़ेगी, या बदर होगी या चने के समान, कि छोटी मोटी बड़ी, तो ये बदर के समान बनानी है, तो अपत्यकारी षष्टी गुटी का
पेड़ के समान बनानी है, ठीक है। और यथा अग्नि प्रयुक्त करनी है, हर किसी को नहीं देनी है। क्षीर मांस असनम पश्चात अपत्य विपुल वृद्धो आप पे अक्षम। ये देखो, ये वर्ड, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना, क्योंकि अपत्यकारी गुटिका आप वृद्धों को भी दे सकते हो। इसके प्रभाव से वृद्ध मनुष्य भी अधिक संतान वाला हो सकता है या संतान सुख प्राप्त कर सकता है, शुक्र अक्षय हो जाता है। अच्छा, ये बनाओ आप सभी लोग, और जो भी वृद्ध हो या आजकल आप देख रहे हो इनफर्टिलिटी के बहुत केस आ रहे हैं, तो हम अपन इसका यूज कर सकते हैं। कोई ज्यादा कठिन भी योग नहीं है। जब अपन इसको पढ़ते हैं तो लगता है कि बहुत बड़े से लोग हैं, बहुत सारे दवाएं डली हैं। कुछ नहीं होती, बहुत सरल सरल होती है। देखो अपन पढ़ के देखते हैं। साफ किए दूध में परिपूर्ण भली भली भांति सूखे ना हो ऐसे 60 चावलों को लेना सबसे पहले तो, ठीक है। अच्छी तरह सींच लें, जब पूरी तरह फूल जाए तो उसमें अच्छे खूब उसमें दूध डाल दें, खूब मसल लें, दूध डालने के बाद उसको अच्छे मसल दें, ठीक है। फिर फिर उसके अंदर केवाच के बीज को चूर्ण को पकाएं, फिर उसमें उड़द की दाल को पकवा डाल कर पकाएं। फिर बला, मोदक पड़नी, मांस पड़नी, जीवक, रसवक, काकोली, जो भी मिल जाए, जितने मिल जाए उन सबको डाल के खूब पका लें। ये उसके बाद आपकी गुटिका बनाई और अच्छे से बेचो, अच्छे पैसे आएंगे इससे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या, ये इतनी पावरफुल बोली गई है कि ये जो वृद्ध होते हैं, पहले जो वृद्ध कितने 70 साल बोला गया है, ठीक है। 50-60 साल की एज में यदि किसी को संतान नहीं हो रही है, उसको अपन इसको दे दें तो उसको संतान का मुख दिख सकता है, ठीक है। और कोई बोले तो कहाँ दिया, ये देखो, ये हमने शास्त्र में पढ़ा है, झूठ नहीं लिखा, सही लिखा है, ठीक है। पढ़ लेना इसको ना। पुपलिका योग, पुड़ी बना के खिलाएंगे यहाँ आपको अब हम। पुपलिका में दो पा आते हैं, तो दो पुपलिका भी हम बताएंगे कहाँ, इसका मतलब क्या होता है, बस इतना याद रखना है। स्तब्ध नाम पुण्य देवता से सिपत से, ठीक है। बाजी वाध्या, ये बात से स्त्री नारायण, ठीक है। घोड़े के वेग के समान युक्त हो जाता है, स्त्री सहवास कर सकता है। ये सब भर भर के तुलना की गई है, ये पढ़ लेना, कुछ नहीं। तीसरा आता अपत्यकर स्वरस। हाँ, अपत्यकर स्वरस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बच्चों, इसको पढ़ना अपने लिए, ठीक है। अपत्यकर स्वरस में क्या आता है, इसमें कुछ गिने चुने द्रव्यों का वर्णन आया है, ठीक है। और ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा अपत्यकर स्वरस में किस तरह वर्णन है। तो आत्मगुप्त, फल, मांस, खजूर और शतावरी, श्रृंगाटक, मृत्तिका, ठीक है, इतने से है। मतलब आत्मगुप्त मतलब होता है केवाच, ठीक है। मांस मतलब होता है उड़द, खरजूर, शतावरी, क्या बोलते हैं, सिंघाड़ा और मुनक्का। सिंघाटा मतलब सिंघाटा, सिंघाड़ा और मुनक्का। कितना सरल योग है, कोई भी बच्चा बना सकता बहुत इजीली। केवाच के छिलके रहित बीज ले लो, उड़द की दाल मिली जाती कुंटलों से, खजूर खूब मिलता ही है, सतावर का खूब मिली जाएगा, सिंगाड़े का आटा खूब मिलता ही है, मुनक्का खूब अपने पास रखाइए। इनको अच्छे से दूध में पानी में पका लो और बढ़िया बंसलोचन वगैरह डाल के घी में पका के तीनों को बढ़िया अपने नाम के पेटेंट करके बेचो। अपत्यकर सरस, और अच्छा पैसा कमाओ। कोई कठिन योग है, बिल्कुल कठिन योग नहीं है, ठीक है, बना सकते हैं। इसमें से एक बार पीजी में क्वेश्चन पूछा गया था, तत्पायेत सा क्षौद्रम षष्टिक अन्नम च भोजियेत, ठीक है। मतलब यह जब दूध पच जाए तब 60 चावलों को भात खाना चाहिए, ठीक है। 60 चावलों को, जब ये दूध पच जाए तो 60 चावलों से युक्त भोजन करने, सॉरी, शहद पर्याप्त मात्रा मिला के 60 चावलों से भोजन करना, ठीक है। तो 60 चावलों खाना, ठीक है। इसमें 5 कौन कौन से हैं, शशि का मुख 3 है, शशि के मुख कितने 3 है शशि के। 7 से हो जाएगा आपका सिंघाड़ा, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 7 से होगा शतावरी, सी से हो जाए सिंघाड़ा, का से हो जाएगा कैवाच, मुंह से हो जाएगा मुनक्का, और खा से हो जाएगा खरजूर। ये 5 द्रव, और ऊ का मतलब हो जाएगा कि अपना यहाँ पे
उड़द। तीन का नहीं मतलब ना वो बोलते हैं इसको, तो शशि के कितने तीन मुख है, तो अपत्य कर स्वराज में कहते हैं शशि के तीन मुख हैं, और ये पूछ सकते हैं कि कौन सा नहीं है, तो शशि के तीन मुख हैं। तो सा से हो जाएगा अपना शतावरी, सा से हो जाएगा सिंघाड़ा, का से कहवत, मुंह से मुनक्का, और खा से खजूर, और ऊ से उड़द। ठीक है बच्चों, इसमें पीजी के हिसाब से पूछा जाता है, EG के हिसाब से पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, तो अपन उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि थोड़ा जो ब्रश चीर है इसको पढ़ लेना, ऐसा कोई खास नहीं आता। ठीक है, ब्रश से घृत है, इसको अभी हम पढ़ा रहे हैं। ब्रश से घृत को हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पूछ लेते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे आपसे क्या पूछेंगे, ये पीजी के लिए ये लाइन लिखी आएगी, और किसके लिए है, ब्रस्यम बल्यम च वर्णम च कंठ्यस ब्रहणम उत्तमम। ब्रहणम अपन एक जगह और पढ़ा, कहाँ पर, माहिस रस के लिए, लेकिन यहाँ भी आया, लेकिन यहाँ अपन किससे पकड़ना है, ब्रस घृत बोला है ना, तो घृत में एक पॉइंट पॉइंट आता है घी, तो घृत जो होता है आपका वर्ण होता है, और दूसरा कंठ नहीं, दूसरा होता है कंठ है, तो घृत आपका होता है कंठ है, यहाँ ब्रस घृत क्या है, कंठ है, ये ब्रस घृत क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, तो इससे पकड़ लेना, ये किसके लिए आई है, ब्रश घृत के लिए लाइन उठा के पूछी गई ब्रश घृत से। ठीक है, यहाँ तक बच्चों सब समझ में आ रहा है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ये इसलिए इसको अपन ज्यादा नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम यूजी में इतना कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ पीजी में देखना आता है कि ये श्लोक लिखा हुआ है, कोटेशन लिखी आएगी, तो किसके लिए, ब्रश घृत, वाजकरण घृत, वाजकरण घृत है, किसके लिए पूछा गया है, तो वाजकरण घृत भी आता है, ब्रश घृत भी आता है, अभी कंफ्यूज नहीं होना कि वाजकरण में घृत भी बोला अभी हमने, तो यही बोला, तो ब्रश घृत शुरुआती किससे हो रही है आपकी, ब्रश से हो रही है, इसलिए ब्रश से जाएगा पहला, और कंठ के लिए आता है घृत, तो ब्रश घृत। ठीक है, वाजकरण घृत नहीं है, ब्रश घृत है, और ब्रश घृत का किस चैप्टर में वर्णन है, सेकंड चैप्टर में आया है, असित क्षीरी योग में बाद में आया है, और जिसमें 8 योगों का वर्णन है, जिसमें 5वां नंबर आता है ब्रश घृत का। ठीक है, चलो, ब्रश दधि छार, ठीक है, फिर आता है ब्रश षष्टिकोदन, षष्टिकोदन में एक वर्ड है कि दूध ही नहीं है ज्यादा, सब कुछ पूछ सकते हैं कि ब्रश षष्टिकोदन में किसका दूध का प्रयोग किया गया है, उसका दूध नहीं है, तो कोई सा दूध नहीं है, ऑल ऑफ दूध, कोई दूध। ठीक है, हाँ, अब भी अपन ने ब्रश से पुपलिका पढ़ा है, पुपलिका दी पढ़ा है, और ये ब्रश से पुपलिका, शब्द अंतर है बस, ये जो लिखा हुआ है इति ब्रश से पुपलिका, ये आपका क्या बोलना चाहिए, ये ही योग है, पुपलिका दी लग जाएंगे तो पुपलिका दी योग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, लेकिन ब्रश से पुपलिका, पुपलिका, पुपलिका में यहाँ देखना दो पा आ जाते हैं, एक पा से का होता है आपका घोड़ा, और एक पास है हाथी। ठीक है, इसको मतलब ये का तप्ते सर्पी की नक्रंड ताम्र चूड़ा, देखो क्या अच्छी बताएंगे, पढ़ते हैं आपको बताते हैं, जो कामी पुरुष घोड़े के समान वीर युक्त होकर स्त्री सहवास करना चाहता है, जो हाथी के समान पर्याप्त मात्रा वीर का सिंचन करना चाहता है, वर वह पुरुष मुर्गी के अंडे में मगर के अंडे को मिलाकर खाए। अब भैया ये मगर के अंडे कहाँ से लाओगे आप तो इसलिए आप पढ़ो, तब पढ़ना है, रस भूलिका कहाँ है, रस भूलिका में हाथी और घोड़ा दोनों का वर्णन आया, पूछ लेंगे यदि इच्छित अश्वगंतु प्रसिक्तम गजपात या, तो किसके लिए, तो ये ब्रस भूलिका पीछे में बने, पीजी में नहीं है, पीजी के लिए बाजीगण योगों की फलश्रुति है। ठीक है, अन्य बाजीगण, हाँ बाजीगण योग की फलश्रुति क्या होती है, पुरुष बाजीगण के प्रयोग से, बाजीगण के मतलब मतलब बाजीगण का यूज से क्या होता है, मतलब यूज करे, उत्तम शरीर वाला होता है, पर्याप्त वीर से संपन्न होता है, तेरह थोड़ी से पर्याप्त वीर से संपन्न होता है, उत्तम वर्ण वाला होता है, वर्ण से युक्त होता है, 8 वर्ष के घोड़े के समान
हर्ष युक्त मैथुन करने में सक्रिय होता है, मतलब कर सकता है ये। तो इसको अपने याद रख लेना हिंदी में ही, ज्यादा संस्कृत में याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाजीगण का कुछ क्वेश्चन आ गया तो आप इस पे लिख सकते हैं बाजीगण की फलश्रुति, ठीक है, बाजीगण का यूज, ठीक है, इस तरह अपन लिख सकते हैं। उसी को हम बाजीगण बिहार भाव जो इसको भी पढ़ लें, जो मनोरम बगीचे में घूम रहा हो, सुंदर नदी तट पे, सब 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 उपमाएं, इनको आप पढ़ लेना, आप सब सब समझ में आया, ठीक है, आप बहुत समझदार हैं, ठीक है। हाँ, दूध से क्या मिलता है, आपको पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, आसक्त चीनी में पुरुषार्थ मिलता है। आसक्त चीनी अध्याय में किसका वर्णन है, पुरुषार्थ की कामना की गई है, यहाँ किसी पुरुषार्थ, तो दूध से क्या पुरुषार्थ की वृद्धि होती है, ठीक है। बच्चों तीसरा चैप्टर ही पढ़ना है आपको, या इसको अपन आप कल पढ़ें, कल पढ़ते हैं भी अपन, ठीक है, क्योंकि तीसरा चैप्टर भी हमें पढ़ाना है, और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और भी इसमें है, क्योंकि इसके बाद इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पढ़ाना है, यूजी के साथ साथ पीजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। गुड बाय, बाय बाय।